फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बेगला 137 लैंग्वेज टू लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो मैंने इसमें कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लिए, कोई चीज़ नहीं ली। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझना चाहता हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो कि ग्रामर में जो क्वेश्चंस हैं वो करते कैसे हैं। अब देखो, मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है क्वेश्चन किस टाइप का आ जाए, उसमें प्रपोजिशन में कौन सा टाइप पूछ लिया जाए। तो आपको अगर कंसेप्ट पता है कि प्रपोजिशंस होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो आप उनको ईजिली किसी भी क्वेश्चन में आप उनका यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं ये बोलूँ कि 50 क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, इनमें से आ जाएंगे क्वेश्चंस, तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ग्रामर का इंपॉर्टेंट बताना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेगला की मैंने एक वीडियो और बना डाली है। प्रॉपर मैंने थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने प्रॉपर बोर्ड पे समझाया है। 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे में पूरी बुक की थ्योरी कवर है। और जो ये वीडियो होने वाली है, मुझे नहीं पता कितने टाइम की होगी, मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूँ। लिखने में मेहनत लगी है, ठीक है, समझने में मेहनत लगेगी, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और समझिए चीज़ों को। ठीक है, एक एक करके मैं हर एक चीज़ समझा दूंगा। अगर आपको बेगला की स्टडी करनी है तो जो वो थ्योरी वाली वीडियो उसको देख लो और इसको देख लो, आपका पेपर बिल्कुल ईजिली वे में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इस ग्रामर की। तो ग्रामर में पहला इसमें जो पार्ट आता है वो आता है प्रपोजिशन से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे प्रपोजिशंस के। ओके, तो आपको कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दिए जाएंगे, जैसे उसमें वाई भरना है, फॉर भरना है, एड भरना है। ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो अगर बात करें, अब प्रपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये क्या होते हैं, एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो किसके सामने, किसके आगे यूज़ होता है, नाउन के पहले यूज़ होता है, प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है। किस लिए होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए, प्लेस दिखाने के लिए या लोकेशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री पोजिशन। प्रीमिस क्या होता है, पहले, पोजिशन किसके, नाउन। तो नाउन के पहले जो वर्ड्स आकर पोजिशन दिखाते हैं किसी भी चीज़ की, उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशन। जैसे मैं बात करूं, किताब क्या बोलते हैं, बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अगर किताब कोई किताब मतलब टेबल पर रखी हुई है तो उसे हम बोलेंगे ऑन, मतलब जब ऊपर रखी है तो ऑन। ठीक है, एबव है मतलब उससे ऊपर है, तो किताब जो है वो टेबल से ऊपर है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे एबव आ जाएगा। नीचे है तो बिलो आ जाएगा। ठीक है, उसके साइड में है तो उसका अलग है। मतलब कि जो पोजीशन दिखाते हैं, प्रीमिस हो गया पहले किसके, नाउन के, और क्या करते हैं, पोजीशन दिखाते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उस नाउन का। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो नाउन की क्या करते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशंस। नाउन आपको पता है, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड मतलब किसी भी चीज़ का, दुनिया में प्रेजेंट किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके घर का कुत्ता हो सकता है, टेबल हो सकती है, आप हो सकते हो, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। तो प्रोपोजिशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इसमें कुछ मैंने कुछ दिए हैं प्रोपोजिशंस जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें बिटवीन की, इन बिटवीन की और अमोंग की। तीनों का मतलब होता है बीच में। आप कहीं भी देखोगे बिटवीन, इन बिटवीन या अमोंग, ये प्रोपोजिशन एक ही मतलब दर्शाता है, बीच में। अब बीच में जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या हम अमोंग डाल दें या बिटवीन लिखें या इन बिटवीन लिखें। आपको एग्जाम में, आप कॉलेज लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपको इसी टाइप के प्रोपोजिशन पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कि इनका यूज़ कब करते हैं। देखो, तीनों का मतलब तो बीच में है, लेकिन बिटवीन आता है दो लोगों के लिए। जब हम दो लोगों के बीच में बात करते हैं, जैसे मेरे और राम के बीच में दोस्ती है, ठीक है, तो उसमें बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, और वहीं हम बात करें व्हेन थर्ड कम्स इन बिटवीन टू, जब कोई तीसरा बंदा दोनों के बीच में आता है। ठीक है, मैं और राम खड़े हुए थे, सोहन हमारे बीच में आ गया। ठीक है, तो राम सोहन क्या हुआ, मेरे और राम के बीच में आया, तो वो क्या, कौन सा, उसमें कौन सा आएगा, इन बिटवीन। ठीक है, तो सोहन केम इन बिटवीन अस, तो वहाँ पे इन बिटवीन आएगा, बिटवीन नहीं आएगा। ठीक है, बिटवीन किसके लिए होता है, दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन होता है। नीचे एग्जांपल दिए, देख लेना। अमोंग की बात करूँ तो अमोंग होता है दो से अधिक लोगों के लिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, बिटवीन का यूज़ कब होता है, जब दो लोगों के बीच की बात हो। इन बिटवीन कब होता है, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा बंदा आता है, तब इन बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अमोंग का यूज़ कब होता है, जब हम दो लोगों से अधिक के बीच की बात करते हैं। जैसे पहला मैंने यहाँ पे दिया, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स राम एंड श्याम। ठीक है, बीच में आपको क्या हुआ कि गैप कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट स्यूट आपको भरना है, तो इसमें कौन सा आएगा, आप सोचो कि राम एंड श्याम दो लोग हैं, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा आपका बिटवीन। ठीक है, दूसरा है रवि इज स्टैंडिंग, रवि खड़ा हुआ है, राम एंड श्याम किसके, तो इसमें राम और श्याम के बीच में रवि खड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा आएगा, इन बिटवीन, क्योंकि उन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसमें इन बिटवीन आएगा। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूट पेन्स, मतलब पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा अमोंग, किसके बीच में, अमोंग चिल्ड्रंस, मतलब एक दो लोगों से कैसे ज़्यादा है। ठीक है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, तो हमें मतलब गिनती नहीं पता है कितने हैं, तो उसमें क्या आएगा, अमोंग आएगा। तीनों का यूज़ समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन और इनटू की।
इन पहले से ही कोई वस्तु किसी के अंदर हो तब उसका प्रयोग करते हैं। इन क्या होता है, जब कोई वस्तु ऑलरेडी इनसाइड समवन, तो उसमें क्या करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी इनसाइड समवन देन यूज़ इन, जब कोई चीज़ पहले से ही अंदर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। जैसे आई एम इन द रूम, जब आप रूम के अंदर हो, ठीक है, दोनों का यूज़ होता है अंदर के लिए। ठीक है, तो आप उसमें क्या लिखोगे, इन, आई एम इन द रूम। ठीक है, और वही बात करें इनटू की, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ जा रही हो, मतलब कि कोई वस्तु बाहर है लेकिन अंदर जा रही है। ठीक है, मैं कमरे में जा रहा हूँ तो उसमें आएगा आई एम गोइंग इनटू द रूम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप अभी बाहर हो, अब आप कमरे में जा रहे हो, मैं कमरे में हूँ तो आई एम इन द रूम, आप कमरे में जा रहे हो तो इनटू द रूम। बात समझ में आ गई है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्लेस्ड इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड यूज इनटू। ठीक है, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत मुझे इसमें मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेहनत लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि ईजिली भी आप लोग समझो, कंसेप्ट को समझो, पेपर अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जो हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, आप इन सबको समझ लो। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम इन द रूम, आई एम गोइंग इनटू द रूम। बात समझ में आ गई है। मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ तो इनटू आएगा, और जब आप कमरे में हो तो इन आएगा। इनटू अवस्था परिवर्तन के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, जैसे दूध का दही बनना। ठीक है, कर्ड इनटू मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, बर्फ़ का पानी बढ़ना। ठीक है, आइस इनटू वाटर, तो इसमें इनटू का यूज़ होता है, आई चेंज मिल्क इनटू कर्ड। इन और ऐड का यूज़ कब करते हैं, इनका करते हैं फॉर बिग प्लेसेस, मतलब बड़ी बड़ी प्लेसेस के लिए क्या करते हैं हम, इनका यूज़ करते हैं। छोटी प्लेसेस के लिए ऐड का करते हैं। जैसे आपको छोटे बोला गया होगा कि आई लिव एट, जब हम यूज़ करते हैं विलेजेस का, ठीक है, छोटी प्लेसेस का, तो हम ऐड का यूज़ करते हैं। जब हम किसी सिटी का यूज़ करते हैं तो उसमें इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब दोनों चीज़ें एक साथ दी गई हों, जैसे आई लिव सरोजिनी नगर इन दिल्ली, तो वहाँ पे ऐट आएगा। ठीक है, आई लिव इन सरोजिनी नगर इन दिल्ली नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आई लिव एट सरोजिनी नगर इन दिल्ली। और वैसे ही अगर आगरा आ गया और उत्तर प्रदेश आ गया, अब यहाँ पे क्या है, आगरा छोटा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है। अभी दिल्ली कैसा था, बड़ा था, सरोजिनी नगर कैसा था, छोटा था। ठीक है, तो दिल्ली के लिए इन आया था, सरोजिनी नगर के लिए ऐट आया था। अब आगरा छोटा है और उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो आगरा के लिए ऐट आएगा, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा आएगा, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए इन आएगा। वैसे ही और कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे आपकी कोई गांव है वो छोटा है, आपका डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, तो गांव के लिए ऐट आएगा और डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, जैसे मेरे गांव का नाम है रामपुर, तो मैं लिखूँगा आई लिव एट रामपुर इन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है आगरा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आई लिव एट रामपुर इन आगरा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एट की। ये परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इन नहीं आएगा, ध्यान रखना, परफॉर्मेंस के लिए इन नहीं आता, हम लोग बहुत ही गलत वे में यूज़ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का करते हैं, आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, तो उसमें इन नहीं आता, ऐट आता है। बात ध्यान रखना, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐट आता है, इन नहीं आता। आई एम गुड इन स्पोर्ट, आई एम गुड इन क्रिकेट, आई एम गुड इन स्पीकिंग, उसमें इन नहीं आएगा, उसमें ऐट आएगा। आई एम गुड एट स्पीकिंग, गलती मत करना, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐट आता है। कन्फ्यूज़ मत हो, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया था, मैंने बहुत सारी जगह से इसको रेफ़र किया, तब जाके आपको समझा रहा हूँ। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डबल हो, मतलब कि उसमें डबल सेंस हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने अच्छे से बहुत सारी जगह से रेफ़र किया है, तब जाके आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग 100% श्योर रहो कि परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ऐट का ही प्रयोग करते हैं। तो जब भी कभी भी परफॉर्मेंस दिखाने की बात हो तो उसमें ऐट आएगा। आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल, आई एम गुड एट प्लेइंग हॉकी, वैसे यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन और अपॉन की। ऊपर के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, ऊपर जाने के लिए अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे अंदर के लिए इनका यूज़ करते थे, ठीक है, और अंदर जाने के लिए क्या करते थे, इनटू का यूज़ करते थे। वैसे ही ऊपर के लिए करते हैं ऑन का यूज़, और अपॉन का क्या करते हैं, ऊपर जाने के लिए। देयर इज़ अ पेन, कहाँ पे है, ऑन द टेबल। ठीक है, तो इसमें ऑन आएगा। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू कीप दिस पेन, इस पेन को रखने के लिए कहाँ, अपॉन द टेबल, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर रखने जा रहा हूँ, तो अपॉन का यूज़ हुआ। टेबल पे है तो ऑन का यूज़ होगा। ठीक है, अंडर बीथ की बात करते हैं, दोनों का मतलब होता है नीचे, तो अंडर मीन्स होता है फॉर विजिबल थिंग, जो चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अंडर का, और जो इनविजिबल थिंग है उनके लिए हम यूज़ करते हैं बीनीथ का। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे आई एम स्टैंडिंग द रूफ, रूफ को हम देख सकते हैं, छत जिसके नीचे हम खड़े हैं उसको हम देख सकते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, बीनीथ का नहीं, अंडर का यूज़ करेंगे। जो विजिबल है उसके लिए हम करेंगे अंडर का यूज़। और वैसे ही ऑल द ऑयल रिसोर्सेज आर बीनीथ द लैंड, जितने भी ऑयल रिसोर्सेज हैं वो कहाँ हैं, ज़मीन के अंदर हैं। क्या आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, क्योंकि ऊपर परत है किसकी, सॉइल की, तो आप अंदर का कुछ देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो अंडर का यूज़ नहीं करोगे, किसका यूज़ करोगे, बीनीथ का यूज़ करोगे, बीनीथ। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो अंडर बीनीथ दोनों नीचे का दिखाते हैं। जब कोई चीज़ हम देख सकते हैं तो अंडर का यूज़ करते हैं, और जब कोई इनविजिबल थिंग होती है उससे हम करते हैं बीनीथ का यूज़। अब बात करते हैं बिसाइड या बिसाइड्स की। ठीक है, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। ठीक है, बिसाइड मीन्स क्या होता है, के बगल में, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। ठीक है, आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम इन मेट्रो। ठीक है, मैं क्या था, उसके बिसाइड बगल में बैठा हुआ था।
ठीक है। और बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, के अलावा, बिसाइड्स मी एवरीवन वेंट टू पिकनिक, मुझे छोड़कर मेरे अलावा सभी लोग क्या हुए, पिकनिक गए हैं। बिसाइड और बिसाइड में सिर्फ एस का फ़र्क है, डिफरेंस दोनों का समझ लो। बिसाइड मीन्स होता है कि बगल में, जो आप किसी के बगल में बैठे होते हैं, बगल में मतलब उसके पास में बैठे होते हैं, ठीक है, तो आप बिसाइड का यूज़ करते हो। बिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम कब, जब आपको छोड़ के और कोई सब लोग काम कोई करें तो उसे हम बोलते हैं बिसाइड्स। जैसे आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम इन मेट्रो, ठीक है, मैं उसके बगल में बैठा हुआ था मेट्रो में। और बिसाइड्स मी, मुझे छोड़कर या मेरे अलावा, एवरीवन वेंट टू पिकनिक, सभी पिकनिक को गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंस और फॉर का यूज़ कब करते हैं, सबको पता है। सिंस का यूज़ करते हैं फॉर फिक्स टाइम, निश्चित समय के लिए। किस में यूज़ होता है, आप लोग बोलोगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, पास्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में, और नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। ये आपकी एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है, जो आपको मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करने को देते हैं। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसके लिए मेरी वीडियोज़ पढ़ी हैं। और जो लोग, मैं बता दूँ, जिनको इंग्लिश सीखनी है, ग्रामर अच्छे से सीखना है, बेसिक टू एडवांस सीखना है, मैंने बहुत ही सरल तरीके में समझा रखा है। बेसिक से लेके हमारी जो चैनल है उस पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, बोर्ड पर मैंने समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड। उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं इसकी, वो कर सकते हैं। और इसके बाद इग्नू की क्लासेस के बाद मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो मैं पूरी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस वहाँ पर डालूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बात करते हैं सिंस की, तो होता है फॉर फिक्स टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए। फॉर का यूज़ करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ अनिश्चित समय के लिए। जैसे हम बात करें 1920 क्या है, एक फिक्स्ड पीरियड है, मतलब फिक्स्ड टाइम है 1920, ठीक है। मैं बात करूँ 10 सालों से, तो 10 साल क्या है, नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। तो वैसे मैंने बोला कि 2 घंटों से, 3 घंटों से, ये सब क्या है, नॉट फिक्स्ड है। मैं बात करूँ 5 बजे से, क्या है, फिक्स है। तो जो फिक्स्ड होते हैं उनके लिए आता है सिंस, और जो नॉट फिक्स्ड होते हैं उसके लिए आता है फॉर, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट 10 o'clock, 10 बजे से क्या कर रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें क्या आएगा, फिक्स्ड है, अभी 10 बजे से खेल रहा है, ठीक है, टाइम फिक्स है, तो क्या है, सिंस है। अब बात करूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आज से, अभी से लेके 2 घंटे, वही तो फिक्स हैं। अब ये बात जिस टाइम बोली जा रही है उससे लेके 2 घंटे फिक्स हैं, लेकिन अगर आप बात ये जब ये जो सेंटेंस लिखा आप पढ़ोगे 1 दिन बाद, तब फिक्स नहीं है। आप क्या सोचोगे 1 दिन बाद, अब आपको वो टाइम पता करना पड़ेगा जब लिखने वाले ने वो टाइम लिखा था, ये जो सेंटेंस वो लिखा था। बात समझ में आ रही है, जब ये बात जिसने कही है उससे 2 घंटे पहले वो काउंट कर सकता है, फिक्स है। लेकिन अगर वही बात आपको पता चलती है 5 दिन बाद, तो आपको पहले टाइम पता होना चाहिए कि जो लिसनर, जो जिसने बोला है उसने कब बोला है, तब आप उसे फिक्स कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। तो सिंस और फॉर का यूज ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं बाई और विद की, ठीक है। बाई मतलब होता है वाहन से आने जाने के लिए, जब हम किसी वाहन से आते जाते हैं, ठीक है, वाहन मतलब कार, मेट्रो, ट्रेन, तो हम बाई का यूज़ करते हैं। आई केम हियर बाई बस, ठीक है, मैं बस से आया हूँ। आई वेंट देयर बाई कार, मैं कार से आया हूँ। और विद का यूज़ कब करते हैं, बाई फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जब कोई फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। ही विल बी गॉट जॉब बाई 2024, मतलब कि उसे जॉब मिल जाएगी कब तक, 2024 तक। उसमें क्या आया, बाई का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो बाई का करते हैं किसके लिए, वाहन से आने जाने के लिए, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई मेट्रो, बाई मोटरसाइकिल, बाई साइकिल, ठीक है, बाई फुट। तो इसमें सबका किसमें करते हैं, किसके लिए करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाई 2024, बाई 2050, बाई 2030, बाई टुमारो, बाई ट्यूसडे, तो उसमें क्या करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। विद का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ को हाथ से पकड़ते हैं, किससे पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर विद रेड पेन, ठीक है, उसमें बाई नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको रेड पेन को क्या करें, हाथ से पकड़े हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर विद रेड पेन, क्योंकि रेड पेन आपने हाथ में पकड़ रखा है, मैं रेड पेन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, विद आएगा। विद जब हम किसी के साथ होते हैं, जैसे आई एम ऑलवेज विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो उसमें विद का आएगा, ठीक है। बाई का एक और यूज़ बता देता हूँ आपको, जो आता है वो मैंने आपको टेंसेस में बताया है, बट आप फिर भी समझ लो, ठीक है। बाई का यूज़ हम करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ करते हैं। अब वो कब करते हैं, टेंसेस वाली लास्ट में वीडियोस में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसका दूसरा है आई एम ऑलवेज विद यू। अब बात करते हैं ऑफ का। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ऑफ वर्ड का जो प्रोपोजिशन का मतलब होता है का, की, के, मतलब संबंध दिखाने के लिए यूज़ होता है। यू आर फादर ऑफ मोहन, मतलब किसके फादर हो,
मोहन के पापा हो तो इसमें संबंध दिखाया ऑफ ने, ठीक है, तो ऑफ का यूज़ हुआ है। ऑफ जब कोई बीमारी से मर गया है, मतलब कोई इंसान जब बीमारी से मर जाता है तो इसके लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, बाई नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ऑफ आएगा। ही डाइड बाई कैंसर नहीं, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। ऑफ फ्रॉम, अब इसमें दो हैं, ऑफ और फ्रॉम। ऑफ मतलब होता है जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है, जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है तो ऑफ आता है, ठीक है। फ्रॉम आता है जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है, बात समझ में आ रही है। ऑफ मतलब जब कोई चीज़ अपने आप गिरती है तो ऑफ है। फ्रॉम मतलब जब कोई चीज़ किसी के द्वारा गिराई जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, लीव्स फॉल द ट्री। अब हम क्या करते हैं, इसमें फ्रॉम लिखाते हैं, लीव्स फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ों से गिर रहे हैं, ठीक है, तो हम फ्रॉम लिखाते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि लीव्स अपने आप गिर रही हैं, ठीक है। ही पुश्ड मी द रूफ, ही पुश्ड मी फ्रॉम द रूफ, ये सही है क्योंकि हमें धकेला गया है, किसी और के द्वारा गिराया गया है, तो फ्रॉम आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। ऑन, ओवर और एबव का यूज़ देखते हैं। ऑन तब आता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो तो उसमें ऑन बोलते हैं। ओवर जब आता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से थोड़ा ऊपर हो, मतलब थोड़ी सी ऊपर हो। ऑन क्या आता है, बिल्कुल ऊपर, मतलब उस पर रखी हुई है, ऊपर रखी हुई, तो ऑन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर है तो एबव आएगा, ओवर आएगा। और एबव मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बहुत ऊपर हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है, मैं इसके ऊपर हूँ, ठीक है। और टेबल के ऊपर क्या है, टेबल के ऊपर फ़ैन है तो उसमें एबव आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है। अब मैं बोलूँ कि घर से, मतलब घर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है तो वहाँ पे ऑन नहीं आएगा, ठीक है। ऑन तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका एबव आएगा, ओके। अब बात करते हैं, देयर इज़ अ पेन द टेबल, कहाँ पे है, टेबल पे, तो ऑन आ जाएगा। फैन इज़ मूविंग माई हेड, मतलब कहाँ पे घूम रहा है, ओवर माई हेड, तो ओवर आ गया। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग माई हेड, मतलब मेरे सिर के ऊपर से क्या जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, तो भाई यहाँ पे एबव आएगा, ओवर या ऑन नहीं आएगा। ऑन माई हेड नहीं आएगा, मेरे सिर पे थोड़ी जा रहा है, मतलब कि मेरे सिर को समझ रखा उसने, क्या बोलते हैं, एयर स्ट्रिप, और उस पर जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद एबव आएगा। टू और मोशन दिखाने के लिए, टू किसके लिए यूज़ करते हैं, मोशन दिखाने के लिए। टू का यूज़ क्यों होता है, मोशन दिखाने के लिए। ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है, तो वो कहाँ गया, दिल्ली ले गया है, तो वहाँ पे टू का यूज़ हुआ है क्योंकि दिल्ली जाने के लिए उसने क्या किया, मोशन किया है। वैसे ही आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो वहाँ पे टू का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि आप स्कूल के लिए जा रहे हो, तो टू का यूज़ क्यों करते हैं, मोशन दिखाने के लिए, ठीक है। एबव और बिलो का यूज़ देख लेते हैं। इसका होता है लेवल, स्टेटस या परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। एबव और बिलो का यूज़ होता है लेवल, स्टेटस या परफॉर्मेंस के लिए। आपका लेवल एबव है या बिलो है, परफॉर्मेंस एबव है या बिलो है, स्टेटस आपका कैसा है, एबव या बिलो, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, एबव या बिलो का। जैसे वाटर इज़ फ्लोइंग डेंजरस, ठीक है, वाटर इज़ फ्लोइंग बिलो डेंजरस मार्क एंड देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, ठीक है, वहाँ पे कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। वाटर क्या हो रहा है, डेंजरस मार्क से कैसा है, बिलो है। और हमने बिलो कैसे समझा, देखो सिंपल है कि वाटर कैसे बह रहा है, नीचे बह रहा होगा तभी तो कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। जो डेंजरस मार्क है उससे ऊपर वाटर बहेगा तो भाई टेंशन लेने की नीड है। तो हमें सेंटेंस से समझना पड़ता है कि बंदा बात क्या कहना चाहता है, तो वहाँ पे क्या आएगा, बिलो आएगा, ठीक है। अगर यहीं पे होता वाटर इज फ्लोइंग डैश डैश डेंजरस मार्क एंड देयर इज नीड टू टेक टेंशन, यहाँ पे नो ना होता तो हम इसमें एबव लिख के आते, वाटर इज फ्लोइंग एबव डेंजरस मार्क एंड देयर इज नीड टू टेक टेंशन। सेकेंड है, इट इज़ एबव माई डिग्निटी टू टॉक टू सच एन ऑफिसर, मतलब कि ऐसे ऑफिसर से बात करना मेरी डिग्निटी से कैसा है, बिलो या एबव, भैया एबव है, वो ऑफिसर या अधिकारी, उससे बात करना आपकी डिग्निटी से कैसा है, एबव है, तो यहाँ पे एबव आ गया। अब बात करते हैं अप एंड डाउन का। अप मीस होता है ऊपर की ओर, डाउन मीस होता है नीचे की ओर, ठीक है। जब भी हम कोई बात करते हैं ऊपर की ओर जाने के लिए तो अप है, नीचे की जाने के लिए डाउन है। जैसे द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल गोइंग डे बाई डे, कैसे जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, तो अप आ जाएगा, अप डे बाई डे, ठीक है। ही इज़ क्लाइंबिंग द हिल स्टेयर्स, मतलब वो क्या कर रहा है, हिल स्टेज पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे अप आएगा, ठीक है। द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल कमिंग, मतलब क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, कहाँ, नीचे की ओर आ रहे हैं, डाउन डे बाई डे, ठीक है। गोइंग से अप हो गया, कमिंग से डाउन हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई है, ठीक है। ही इज़ कमिंग डाउन द हिल स्टेयर्स, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेसल वर्ब की, तो प्रपोजिशन में यही इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है फ्रेसल वर्ब से, ठीक है। फ्रेसल वर्ब को समझो, वर्ब प्लस प्रपोजिशन या एडवर्ब, मतलब वर्ब के साथ प्रपोजिशन जोड़ दो या एडवर्ब जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है, फ्रेसल वर्ब बन जाता है। बात ध्यान समझना, कोई वर्ब है जैसे गोइंग है, कम है, ठीक है, ईट है, आपने इसके साथ क्या किया, जैसे लुक है, आपने इनके साथ क्या किया, प्रपोजिशन या एडवर्ब जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, फ्रेसल वर्ब बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। वर्ब के साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ देना क्या कहलाता है, फ्रेसल वर्ब कहलाता है। प्रपोजिशन क्या होता है बता दिया, एडवर्ब क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। तो मतलब वर्ब के साथ जब भी कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा हुआ कोई एक मतलब कोई शब्द बनता है तो वो क्या होगा, फ्रेसल वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे लुक मिस होता है देखना, आफ्टर मिस है बाद में, ठीक है, तो लुक आफ्टर क्या हो गया, देखभाल करना। बात समझ में आ गई है।
ठीक है। तो लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स बाद में, दोनों को मिला के क्या हो गया, इसका मीनिंग चेंज हो गया, उसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। अब इसका कुछ लोग समझते हैं लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स बाद में, तो ये बाद में देखूंगा, ये नहीं होता है। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना होता है, ठीक है। जब दो सेंटेंस मतलब एक वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब मिला के जब एक कोई सेंटेंस कोई मीनिंग फॉर्म करते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, गलती मत करना, ठीक है। तो ये लुक आफ्टर मीन्स ये नहीं होता कि बाद में देखूंगा तुझे, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। अब बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब उनकी बात करते हैं। जैसे वाइप आउट हो गया, वाइप आउट मीन्स होता है मिटा देना या खत्म कर देना, ठीक है। वाइप मीन्स मिटाना, आउट मीन्स बाहर, तो ये नहीं कि हम तुम्हें बाहर मिटाएंगे वाइप आउट मीन्स क्या होता है, मिटा देना या खत्म कर देना। यू कैन नेवर वाइप आउट द पास्ट, तुम कभी पास्ट को मिटा नहीं सकते। वैसे दूसरा है कीप अप विद, मतलब साथ साथ चलना, कीप अप विद मीन्स क्या होता है, साथ साथ चलना, ठीक है। जैसे गर्ल्स लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, गर्ल्स क्या करती हैं, लेटेस्ट फैशन के साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तीसरा है फॉल फॉर, मतलब आकर्षित होना, विश्वास कर लेना। हम किसी के प्यार में फॉल हो गए तो उसमें क्या हो जाता है, डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स, मतलब उसकी ट्रिक्स में मत पड़ना या फिर उसके लिए आकर्षित मत होना है, विश्वास मत कर लेना, ठीक है। चौथा है गेट बैक, गेट बैक मीन्स होता है वापस आना या लौटना, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू द वर्क, हमें वर्क की तरफ लौट जाना चाहिए या वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, पांचवा है बैकआउट, बैकआउट मीन्स होता है अपनी बात से फिर जाना या मुकरना, ठीक है। यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ, मतलब अब तुम्हें आना पड़ेगा, अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते। बैक आउट मीन्स होता है अपनी बात से फिर जाना। कट इन, कट इन मीन्स होता है बीच में टोकना, ठीक है। तो डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप बीच में मत टोकिए, ठीक है। स्टैंड बाई का मतलब होता है मदद करना या साथ निभाना या समर्थन करना। तो आई विल स्टैंड बाई यू वॉट एवर हैपन्स, मैं जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, ठीक है। तो जब भी कोई मदद करना होता है, साथ निभाना है, समर्थन करना होता है तो स्टैंड बाई आता है कि जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आई विल स्टैंड बाई यू वॉट एवर हैपन्स, ठीक है। आगे है टर्न अगेंस्ट, मतलब खिलाफ हो जाना, टर्न अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो जाना, तो उसमें आता है टर्न अगेंस्ट है दुश्मन बन जाना, ही हैज़ टर्न अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टिक टू, एक ही बात पर डटे रहना या ध्यान ना बांटना। स्टिक टू मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ पर डटे रहते हैं एक ही चीज़ पर, ठीक है। तो हम उसमें यूज़ करते हैं स्टिक टू का, जैसे ऑलवेज स्टिक टू वन गोल एंड यू विल अचीव इट, आप हमेशा एक लक्ष्य पर डटे रहें और इसे हासिल कर लेंगे। मतलब जब कोई एक ही लक्ष्य पे आप डटे रहेंगे तो उसको हासिल कर लेंगे, तो उसमें क्या आएगा, स्टिक टू का, जब हम किसी एक ही बात पर डटे रहते हैं। अब बात करते हैं डिस्पोज ऑफ, मतलब बेच देना या छुटकारा पाना। सी डिस्पोज्ड ऑफ हर ओल्ड हाउस, मतलब उसने क्या किया, अपना पुराना घर बेच दिया, उससे छुटकारा पा लिया, ठीक है। 11 की बात करते हैं, रन आफ्टर, मतलब पीछे दौड़ना, ठीक है। डोंट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। तो रन आफ्टर मीन्स क्या होता है, पीछे दौड़ना। लेट डाउन मीन्स होता है निराश करना या नीचे दिखाना। वी शुड नेवर लेट डाउन अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, या निराश नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कट डाउन का, तो कट डाउन मीन्स होता है मात्रा कम करना है, कटौती करना। जब हम किसी चीज़ में कटौती करते हैं तो उसमें कट डाउन आ जाता है। जैसे इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, अगर आपको वेट लूज़ करना है, कट डाउन ऑन ऑयली फूड, आपको ऑयली फूड को की मात्रा कम करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो तैलीय भोजन पर कटौती करें, ठीक है। चौथा है पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स होता है ढोंग करना या पहनना या बढ़ाना, ठीक है। पुट ऑन मीन्स क्या होता है, ढोंग करना, पहनना या बढ़ाना। सी पुट ऑन अ नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी, उसने क्या किया, पार्टी के लिए नाइस ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा पुट ऑन। अब बात करते हैं जैसे डोंट पुट ऑन एज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब दिखावा मत करो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। डोंट पुट ऑन एज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, तो ढोंग करना, पहनना या बढ़ाना, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, पुट ऑन का। नीचे और है, यू हैव पुट ऑन योर वेट, तुमने अपना वजन बढ़ा लिया है, तो पुट ऑन का यूज़ समझ में आ गया, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझ में आएगा कहाँ पे पुट ऑन आता है। अब बात करते हैं हैंगअप का, हैंगअप मीन्स होता है फ़ोन रख देना या टांगना, ठीक है। प्लीज़ डोंट हैंग अप द फ़ोन, मतलब फ़ोन को मत रखो, तो हैंगअप मीन्स नहीं होता है कि ऊपर टांग देना, उसका मतलब होता है फ़ोन रखना भी होता है। तो हैंगअप की दो मीनिंग, एक होता है फ़ोन रख देना और टांगना, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट हैंग अप द फ़ोन। दूसरा है प्लीज़ हैंग अप योर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े टांग दीजिए। आगे बात करते हैं 16 का, तो है कीप बैक, मतलब छिपाना। आई डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। 17 है रन ओवर, रन ओवर मीन्स होता है गाड़ी के नीचे आना, मतलब कुचल कर निकलना, ठीक है। ही वॉज रन ओवर बाई अ स्पीडिंग कार, उसको मतलब वह एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे कुछ आपको फ्रेशल वर्ब मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 18 है फ्रीक आउट, फ्रीक आउट मीन्स होता है घबरा जाना। आप इनको देख लोगे तो आपको माइंड में एक आइडिया बन जाएगा कि ये होते क्या है, और आपको जब सेंटेंस में आएगा तो आप इनको फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको फ्रेशल वर्ब दिया जाता है, आपको उससे सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता है। जब तक आपको उनके मीनिंग पता तब तक आप फॉर्म कर ही नहीं सकते। अब जैसे यहाँ पे आ गया फ्रीक आउट, आपको पता नहीं फ्रीक आउट होता क्या है, आप उसमें कुछ भी लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके फ्रेशल वर्ब्स आते हैं एग्जाम में, इस बार भी आएंगे, कहाँ से आएंगे किसी को नहीं पता, ठीक है, कौन सा आएगा किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने बहुत सारे फ्रेशल वर्ब आपको दे रखे हैं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। तो फ्रीक आउट मीन्स क्या होता है, घबरा जाना। जैसे व्हेन आई सॉ द एक्सीडेंट आई जस्ट फ्रीक्ड आउट, जब मैंने हादसा देखा तो मैं घबरा गया। 19 है कम ओवर, मतलब मिलने आना। वाई डोंट यू कम ओवर टू माई हाउस दिस संडे, आप इस रविवार मेरे घर क्यों नहीं आते।
ठीक है, या आए। एग्री विद मतलब होता है योग्य होना या उपयुक्त होना या ठीक होना या सहमत होना, ठीक है। सहमत होना हम बहुत यूज़ करते हैं एग्री विद, योग्य होने के लिए भी एग्री विद का यूज़ होता है, उपयुक्त के भी लिए एग्री विद का यूज़ होता है, ठीक होने के लिए भी किसका होता है, एग्री विद का यूज़ होता है। जैसे ऑयल डजंट एग्री विद माई स्टोमक, ठीक है, तो तेल मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वहाँ पे क्या आया, एग्री विद आया। अब बात करते हैं बियर विद। बियर विद मीन्स क्या होता है, साथ देना या बर्दाश्त करना, ठीक है। प्लीज़ बियर विद मी, कृपया मेरा साथ दीजिए, ठीक है। बियर विद मीन्स क्या होता है, सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं होता है, बर्दाश्त करना हमें आता है, लेकिन इसका मतलब साथ देना भी होता है, बियर विद, ओके। अब बात करते हैं 22 मतलब कीप अप मतलब कायम रखना या बनाए रखना, कीप अप द गुड वर्क, ठीक है, अच्छा काम करते रहो। 23 है बैकआउट। बैकआउट मीन्स होता है अपनी बात से फिर जाना या मुकरना, ठीक है। यू हैव टू कम, यू कांट बैकआउट नाउ, जैसे मैंने बताया था पहले, तो दोबारा हो गया शायद ये, आपको आना होगा, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। 24 है चेकआउट। चेकआउट मीन्स होता है होटल में से छोड़ना या जांच करना, ठीक है। जब आप कोई होटल पे जाते हो और आप होटल को छोड़ते हो तो उसे हम बोलते हैं चेकआउट करना, या फिर जांच करने के लिए क्या बोलते हैं, चेकआउट। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, एरोप्लेन से जाते हो तो आपका चेकआउट होता है, आपकी जांच होती है, इसे हम चेकआउट बोलते हैं, ठीक है। यू मस्ट चेकआउट ऑफ द होटल बाई 11 AM, आपको चेकआउट मतलब छोड़ना पड़ेगा होटल कब तक, 11 बजे तक, ठीक है। 25वां है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है रद्द करना या रोकना, ठीक है। कभी भी कोई पार्टी या कोई मीटिंग कॉल ऑफ करनी पड़ती है, कोई भी जो भी आप मिशन कर रहे हो उसे कॉल ऑफ करना पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल ऑफ करना, रद्द करना या रोकना। द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, बैठक रद्द कर दी गई है। 26 है मेकअप मतलब बनाना, रचना या गढ़ना, ओके। मेकअप मीन्स क्या होता है, बनाना, रचना या गढ़ना। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेस, ठीक है। मेकअप मीन्स वो नहीं होता दिखावा करना या फिर पोत लेना जो भी लगाती हैं लड़कियाँ, उसे मेकअप, उसके अलावा भी क्या होता है, मेकअप मीन्स होता है बनाना, रचना या गढ़ना, ठीक है। तो डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेस, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। 27 है जॉइन इन। जॉइन इन मीन्स होता है शामिल होना या सम्मिलित होना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं मात्रा शायद नहीं लगा पाई मैंने जल्दी में, तो कम एंड जॉइन इन द गेम, ठीक है। तो शामिल होना या सम्मिलित होना, तो इसमें होता है कम एंड जॉइन इन द गेम, मतलब आइए और जो गेम में क्या हो, शामिल हो जाइए, ठीक है। गिव अप मीन्स होता है हार मान लेना या त्याग देना, आई गिव अप मतलब मैं हार मानता हूँ। गिव अप मीन्स क्या होता है, हार मान लेना या त्याग देना। गेट ऑफ मीन्स होता है उतरना, किससे, बस या गाड़ी से। जब आप बस या गाड़ी से उतरते हो तो आप क्या बोलते हो, गेट ऑफ, गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतरो। फील लाइक मीन्स होता है इच्छा होना या मन होना या चाहना, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, ठीक है। फील लाइक मीन्स क्या होता है इच्छा होना, मन होना या चाहना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, मतलब मन नहीं है, इच्छा नहीं है, या मतलब मैं नहीं चाहता, तो उसमें क्या होगा, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे, ठीक है। फिगर आउट हिसाब लगाना, समझना या सुलझाना। बी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। फिगर आउट मीन्स क्या होता है, हिसाब लगाना, समझना या सुलझाना। तो बी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब है हमें पता लगाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल किया जाए। 32 है काउंट ऑन। काउंट ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, भरोसा रखना, ठीक है। यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। 33 का मतलब है शो ऑफ। शो ऑफ मीन्स होता है दिखावा करना या प्रदर्शन करना। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज़ मतलब वो अपनी एबिलिटी, क्षमताओं का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन करना उसे पसंद है या फिर दिखावा करता है, ठीक है। शो ऑफ मीन्स क्या होता है, दिखावा करना है, प्रदर्शन करना। 34 का मतलब है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट मीन्स होता है समय से पहले समाप्त कर देना, ठीक है। कट शॉर्ट द नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट मतलब जो आप नॉनसेंस बात कर रहे हो उसको समय से पहले खत्म कर दो और पॉइंट पे बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ, ठीक है। 35 का मतलब है टर्न ओवर। टर्न ओवर मीन्स क्या होता है, अस्वीकार कर देना या मना कर देना। जब भी आप कोई चीज़ से अस्वीकार कर देते हो या मना कर देते हो हम बोलते हैं टर्न ओवर। जैसे आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी, मैंने पार्टी का उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। 36 वर्कआउट। वर्कआउट मीन्स होता है सुलझाना, उत्तर निकालना या व्यायाम करना, ठीक है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन वर्कआउट एनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मतलब वह बहुत बुद्धिमान है और किसी मुश्किल समस्या का क्या कर सकता है, हल निकाल सकता है या हल कर सकता है। अब बात करते हैं 37, तो इसका है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट मीन्स होता है बाहर खड़ा होना, नहीं, स्टैंड मीन्स बाहर, आउट मीन्स खड़ा होना। तो इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट को उनका मीनिंग्स क्या है, रटना नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो आप उसको लिख के आ जाना। स्टैंड मीन्स होता है बाहर, स्टैंड खड़ा होना, आउट मीन्स बाहर, तो बाहर खड़ा होना ये नहीं है। स्टैंड आउट मीन्स होता है अलग से दिखना, ठीक है। तो मीनिंग आपको पता होगा तो सेंटेंस बना के आ जाओगे, मीनिंग ही नहीं पता तो आप सेंटेंस बना के नहीं आ पाओगे। इसलिए मैंने आपको मीनिंग जितने भी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है मैंने हर एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिससे कि आपको इसका मीनिंग पता हो, जिससे कि आपकी एग्जाम अच्छी हो जाए, ठीक है। हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, उसकी सुंदरता उसे भीड़ से अलग दिखाती है। 38 पुट ऑफ, पोस्टपोन, डिले या अवॉइड, टालना, स्थगित करना, ठीक है। आई कांट पुट ऑफ दिस वर्क एनी लॉन्गर, मैं इस काम को अब और नहीं टाल सकता, ठीक है। पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन करना, डिले करना, अवॉइड करना, टालना या स्थगित करना। तो मैं इस काम को अब और नहीं टाल सकता, क्या होगा, आई कांट पुट ऑफ दिस वर्क एनी लॉन्गर। 39 है लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स होता है इन्वेस्टिगेट करना, गेट मोर डिटेल्स अबाउट समथिंग या किसी चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा पता लगाना, ठीक है, देखना या पता लगाना। प्लीज़ लुक इनटू दैट मैटर, ठीक है। लुक इनटू मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, कृपया इस मैटर को पता लगाओ या इन्वेस्टिगेट करो। 40 है ब्रेक इन मतलब एंट्री बाय यूजिंग फोर्स, किसी भी जगह पे आप क्या कर रहे हो, बलपूर्वक प्रवेश कर रहे हो, ठीक है। अपनी इस फोर्स को यूज़ करके क्या कर रहे हो,
प्रवेश कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं ब्रेक इन, ठीक है, तोड़ के अंदर जाना, मतलब बलपूर्वक। तो ये होता है समबडी ब्रोक इनटू जॉन्स अपार्टमेंट, जब जॉन्स के अपार्टमेंट में कोई तोड़ के क्या हुआ, अंदर गया। वाइल सी वाज एट द मूवीज, वो कब था, कहाँ था, मूवीज़ पे था, ठीक है। तो ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर बाय यूजिंग फोर्स, बल का यूज़ करके एंटर करना। अब बात करते हैं 41 डू अवे विद, मतलब है छुटकारा पाना या मुक्त हो जाना, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस देन प्लीज़ डू अवे विद दीज हैबिट्स, मतलब अगर आपको सक्सेस होना है तो जो आपकी हैबिट्स है उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। तो डू अवे विद का मतलब होता है छुटकारा पाना या मुक्त हो जाना। 42 है टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स होता है लीव या डिपार्ट, मतलब छूटना या चले जाना, ठीक है। व्हेन डज योर प्लान टेक ऑफ, आपका विमान कब उड़ान भरता है या छूटता है, ठीक है। व्हेन डज योर प्लान टेक ऑफ। 43 है स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर मीन्स होता है रिप्रेजेंट करना। IMA इज स्टैंड फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। तो जो IMA है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एब्रीविएशंस होती हैं उनके लिए स्टैंड फॉर आता है, ठीक है। जैसे आपका आ जाएगा IAF स्टैंड फॉर इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। तो जो भी एब्रीविएशंस होती हैं जो शॉर्ट होती हैं वो लॉन्ग मीनिंग्स, जो लॉन्ग उसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म हमेशा फुल फॉर्म के लिए जब आती है रिप्रेजेंट करती है तो उसमें आपका स्टैंड फॉर का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्रेशल वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिया, ठीक है। इनमें से मैंने कुछ जैसे आपका एक जो लिटरेचर वाला है इसका पहले जो एक कोड था उसमें से जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो भी यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, तो इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट छूटा नहीं है, आपको इसमें से पूछा जाएगा। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स मीन्स होता है ए एंड द, ठीक है। तो ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं, ये भी आपका आता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता आर्टिकल्स क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका नाम नहीं है, ठीक है। इसको 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, वैसे बेसिकली 8 होते हैं, सबको पता है, बट इसको 9th भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन इसको 9th में लिखा क्यों नहीं जाता है, भाई लिखा होना चाहिए। आर्टिकल एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, हर जगह पूछा जाता है, तो आर्टिकल को क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये एक टाइप का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव होता है आर्टिकल्स, अ स्पेशल टाइप ऑफ एडजेक्टिव। इसमें आता है ए एंड द आर 3 टाइप ऑफ आर्टिकल्स विच कम्स फॉर नाउन। किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड, मैंने बताया था, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है, और आर्टिकल्स इनसे पहले आते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आता है, जहाँ भी नाउन है वहाँ पे आर्टिकल्स होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल है तो नाउन तो होगा ही होगा, बात समझ में आ रही है। नाउन है, आर्टिकल हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा ही होगा, मतलब कि आर्टिकल बिना नाउन के नहीं आ सकता। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो आर्टिकल्स का नाउन के बिना कोई वजूद नहीं है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, सबको पता है। अल्फ़ाबेट एक है, लेटर्स 26 हैं। 26 लेटर्स में AEIOU आपने सुने होंगे, बहुत छोटे पे, ये क्या कहलाते हैं, आपकी बॉबल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनको छोड़कर जो 21 लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बोलोगे सर बहुत बेसिक है, बेसिक है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो जो आपने पढ़ा होगा अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग आ, ये आपके 13 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। बिफोर दिस लर्न अबाउट आर्टिकल्स, इनसे पहले हमें क्या सीखना है, आर्टिकल सीखना है। तो मैंने देख लिया कि हिंदी में कौन से स्वर होते हैं और इंग्लिश में कौन से स्वर होते हैं। इंग्लिश में होते हैं AEIOU और हिंदी में होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग आ, ठीक है। अब बात करते हैं ए और एन की, इन्हें हम बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है। ऐसा कोई नाउन जिसके बारे में पहले से पता ना हो, ये उस नाउन के सामने आते हैं। ऐसा कोई नाउन जिसके बारे में पहले से ना पता हो, उसके सामने क्या आता है, ए और एन आता है, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो, सब समझाऊंगा। अब दा की बात करूँ, दा को हम बोलते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। तो इनडेफिनेट कौन से होते हैं, AN, और डेफिनेट कौन सा होता है, द होता है। AN का मतलब होता है एक, ठीक है। जब भी कोई वस्तु सिंगुलर होगी तभी AN आएगा, अगर प्लूरल है तो AN नहीं आएगा, ठीक है। द का यूज़ कब होता है, जब कोई डेफिनेट चीज़ हो, मतलब कि ऐसा नाउन जिसके बारे में पहले से पता हो, ठीक है। जब कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं उसके लिए द का उपयोग होता है। मोस्टली टीचर क्या करते हैं, आर्टिकल्स को समझा देते हैं कि बॉबल्स के सामने बॉबल सामने एन आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट सामने ए आता है, ठीक है। मतलब जब भी कोई स्वर होगा, उसका साउंड स्वर होगा तो एन आता है, और उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए आता है। लेकिन जो आपका कॉलेज टाइप का बीकॉम कर रहे हो यार, इतनी तो इज्जत करो इस सब्जेक्ट की कि आर्टिकल्स ने सिंपल नहीं पूछेगा, उसमें हमेशा घुमा फिरा के पूछता है, ऐसे पूछता है जो आपको आर्टिकल्स की नॉलेज डीपली होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या कहा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं AN, और डेफिनेट होता है द, ठीक है। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, ऐसा नाउन जिसके बारे में पता नहीं वो इनडेफिनेट हो गया, और जिसके बारे में हमें पता है वो क्या है, डेफिनेट है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जानते हैं उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज़ कर हम जानते हैं उसका हम क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। और अगर वो चीज़ हमारे लिए अनजान है तब हम AN का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ पे समझा दीजिए। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि मुझे एक पेन दो,
तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन, ठीक है, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ गिव मी अ पेन। वही मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे वो पेन दो जो मैंने तुम्हें दिया था, ठीक है। अब मैं कौन सा पेन मांग रहा हूँ, वो पेन मांग रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। अब वो पेन जो मैं मांग रहा हूँ, तो मैं जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें पेन दिया था किसका, लिंक का, ठीक है, लिंक कंपनी का मैंने तुम्हें पेन दिया था और ब्लैक कलर का पेन दिया था, तो मुझे पता है मैंने कौन सा तुम्हें पेन दिया था, ठीक है। तो मैं उस पेन के बारे में जानता हूँ, तो मैं वहाँ पे किसका यूज़ करूँगा, वहाँ पे दा का यूज़ करूँगा, ठीक है। और मैंने बोला कि मुझे एक पेन दो। अब आप कौन सा पेन देने वाले हो वो मुझे नहीं पता, आप ब्लू दोगे, ब्लैक दोगे, लिंक का दोगे, किसका दोगे मुझे नहीं पता, सेलो का दोगे, ठीक है। तो जब मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता, नाउन के बारे में नहीं पता, तो हम किसका करेंगे, ए एन का यूज़ करेंगे। बस इतना सा समझना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे घड़ी चाहिए, ठीक है, तो आई वॉन्ट अ वॉच, मुझे घड़ी चाहिए तो आई वॉन्ट अ वॉच। अब मैं बोलूँ कि मुझे वो घड़ी चाहिए जो मुझे बर्थडे पे मिली थी, तो वहाँ पे बर्थडे वाली घड़ी मुझे पता है कौन सी थी, तो वहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ए आया था वॉच के लिए, वहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। ए एन का मीन्स होता है एक, ठीक है। तो जब भी ए एन का उपयोग होगा किस लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए। कभी भी प्लूरल के साथ ए एन का यूज़ मत कर देना, ठीक है। तो ए एन का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ए का उपयोग ऐसे नाउन के साथ किया जाता है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड दे। ए का उपयोग कब होता है, जिस नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड दे। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड किसका देखोगे भैया, आपको देखना है हिंदी वाला, ठीक है। किसका देखना है, हिंदी वाला। मतलब अगर कोई भी साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है, जैसे मैं बात करूँ राम, जैसे मैं राम पे तो नहीं आएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउंस पे नहीं आता, पढ़ेंगे आगे। जैसे मैं बात करूँ मैंगो, ठीक है, तो मैंगो मैंने बोला उसका जो पहला जो साउंड है किसका है, माँ का है। माँ क्या है आपका, व्यंजन है। व्यंजन के साथ क्या आता है, व्यंजन के साथ आता है आपका ए, और स्वर के साथ क्या आता है, एन आता है, ठीक है। तो मैंगो के साथ क्या आएगा, ए मैंगो आएगा। वैसे बात करूँ एप्पल की, तो एप्पल में जो साउंड है वो किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, ठीक है। ए क्या है आपका, वोवेल है, ठीक है। मतलब कि जो ए है वो क्या है आपका, स्वर है, तो उसके साथ क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ए का उपयोग ऐसे नाउन के साथ किया जाता है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का साउंड दे। एन का उपयोग ऐसे नाउन के साथ किया जाता है जिसका पहला अक्षर वॉवल का साउंड दे। किसका साउंड दे, स्वर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, साउंड किसका है, रैबिट, रा का साउंड आ रहा है, रा एक व्यंजन है, तो रैबिट के आगे क्या आएगा, ए आएगा। एप्पल की बात करें तो साउंड एप्पल में ए का आ रहा है जो कि स्वर है, इसलिए एप्पल के सामने क्या आएगा, एन आएगा। अम्ब्रेला, वैसे तो पहला लेटर यू है, ठीक है, यू के साथ क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते तो आता है अम्ब्रेला, तो साउंड किसका दे रहा है, आ का दे रहा है, तो आ क्या है, एक स्वर है, तो हमें हमेशा देखना है हिंदी वाले, ठीक है। तो आ क्या है, स्वर है, तो क्या आएगा इसके सामने, एन आएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का उपयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का उपयोग नहीं होता। एग्जाम्पल राम, राम के साथ ए राम नहीं आएगा। आगरा, एन आगरा नहीं आएगा, ठीक है। प्रोफेशन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, ठीक है। नहीं, प्रोफेशन से पहले किया जाता है, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता। प्रोफेशन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ लॉयर, एन एडवोकेट, ठीक है। बात करते हैं दा का, तो दा को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे हम दी बोलते हैं, द बोलते हैं। कोई ऐसी वस्तु जिसकी बात पहले हो चुकी हो, दोबारा उसकी बात करने के लिए ए एन का नहीं दा का उपयोग करते हैं, ठीक है। मैंने पहले बता दिया है, कोई ऐसी वस्तु जिसकी पहले बात हो चुकी हो, दोबारा बात करने के लिए ए एन का नहीं दा का उपयोग करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी सैड, ठीक है। आप स्टोरी पढ़ते हो ना, तो उसमें आता है देयर वाज अ किंग, पहले आता है ए किंग, फिर आता है द किंग वाज, फिर दा लिख के आता है। क्यों, क्योंकि उसकी पहले बात हो चुकी है, ठीक है। जब भी कोई स्टोरी लिखते हो आप देखोगे उसमें बेसिकली जब उसकी फर्स्ट टाइम बात होती है तो ए आता है, लेकिन उसकी दोबारा बात होती है तो दा आता है, ठीक है। जिससे कि समझ में आता है कि हम उस वाले किंग की बात कर रहे हैं जो पहले इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो ऐसी कोई वस्तु जिसकी बात पहले हो चुकी हो, दोबारा उसकी बात करने के लिए ए एन का नहीं दा का यूज़ करते हैं। जैसे आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बैग की बात फर्स्ट टाइम की है तो ए आया। द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, लेकिन बैग में क्या था, एक कॉइन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बैग के साथ क्या आया, दा आया, क्योंकि आपने बैग की दोबारा बात की है, लेकिन कॉइन के साथ ए आया। क्यों, क्योंकि कॉइन की आप पहली बार बात कर रहे हो। फिर द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, कॉइन किसका था, गोल्ड का था, आपने कॉइन की दोबारा बात की तो दा आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, शरीर के अंगों के नाम के आगे दा का प्रयोग होगा। राम हिट हिम इन द हेड, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम से पहले द हेड, इसके लिए किसका यूज़ होता है, दा का यूज़ होता है। आगे बात करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के लिए दा का यूज़ होता है। जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, इन सब के लिए, इस्लाम, मुस्लिम्स, सिक्किम्स, तो ये सारे बुद्धिस्ट, ये सारे के सामने क्या आते हैं, दा का यूज़ होता है। अब बात करते हैं नेम ऑफ एम्पायर्स का, ठीक है। जैसे एम्पायर्स के नाम थे मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, इन सामने क्या आता है, दा आता है, ठीक है। चोला एम्पायर्स। वैसे बात करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स की,
जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, ठीक है, दांडी मार्च था, तो इन सब के सामने द आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके सामने द आता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस एटसेट्रा। नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स के नामों के आगे द आता है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी। नेम ऑफ शिप्स, ठीक है, यहाँ पे एयरलाइंस के आगे द नहीं आता, शिप्स के आगे आता है, ठीक है, एयरलाइंस गलती से लिख गया था मुझसे, तो शिप्स के आगे आता है, जैसे द विक्रांत, ठीक है, द विक्रम आदित्य, ठीक है, द गंगा, द यमुना, ये सारी जो भी आपकी शिप्स हैं उनके सामने द आता है। बात करें न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर के सामने द आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के सामने द आता है द ताजमहल, द चार मीनार। रिवर्स के नाम के सामने द आता है द गंगा, द गोदावरी। ओशियंस या सी के नाम के सामने द आता है द पैसिफिक, द रेड सी। होली बुक्स के सामने द आता है द भगवत गीता या द कुरान, इनसे पहले क्या आता है द आता है, ठीक है। यूनिक वस्तुओं के लिए द आता है, जैसे द सन यूनिक है, अकेला है, द अर्थ अकेली है, द वर्ल्ड अकेला है, द यूनिवर्स। ऐसी जितनी भी यूनिक वस्तु हैं जो अकेली हैं, उनके सिवा कोई दूसरी नहीं है, तो उसके आगे क्या आएगा द आएगा। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये भी अकेले हैं, लेकिन इनसे पहले द का उपयोग नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको हर एक चीज़ देखनी है किसके सामने आता है, किसके सामने नहीं आता, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यूनिक वस्तुओं के लिए आता है, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, वर्ल्ड हो गया, यूनिवर्स हो गया, लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, इनके आगे द नहीं आता। बिफोर नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट की नेम के आगे द आता है, जैसे द चेयरमैन, द डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द इंग्लिश, द फ्रेंच, द इंडियन, ठीक है। प्लूरल नाउन अगर डिफाइन हो तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। मैंने पहले बोला था प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर प्लूरल नाउन डिफाइन हो तो उसके आगे द का प्रयोग होता है। द क्यों आता है, डेफिनिट आर्टिकल्स है, जो चीज़ पहले से डिफाइन हो उसके लिए द आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या है, जो बॉयज़ जिनकी बात हो रही है वो डिफाइन है कि इस कॉलेज के बच्चे कैसे इंटेलिजेंट हैं, तो उसके आगे द आएगा, ठीक है। द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट वर डुप्लीकेट, जो बुक्स हमने मार्केट में देखी वो कैसी थी, डुप्लीकेट थी, तो डिफाइन है। कौन सी बुक जो मार्केट में देखी थी भैया, तो उस बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा द आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स के अगर प्लूरल नाउन के आगे वैसे तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन दा आता है। कब कब आता है, जब वो डिफाइन हो। बात समझ में आ गई है, ठीक है। प्रॉपर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, कंफ्यूज हो गया था मैं। तो जब भी प्लूरल नाउन होता है मतलब बहुवचन संज्ञा होती है, ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ बॉयज़ था, ठीक है, तो उसके आगे दा आया। क्यों आया, क्योंकि वो पहले से डिफाइन है। बुक्स थी, एक से ज़्यादा है, तो दा आया। तो क्यों आया, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। अब बात करते हैं डायरेक्शंस के लिए दा का प्रयोग करते हैं, जैसे डायरेक्शंस में क्या आ जाता है, ईस्ट, द बेस्ट, सनराइज इन द ईस्ट, ठीक है, सनसेट्स इन द बेस्ट, आई एम गोइंग इन द नॉर्थ, ठीक है। तो इन सब क्या आता है द आता है। द साउथ, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरनमेंट के आगे द का प्रयोग होता है, ठीक है। इन द स्काई, इन द मून, इन द वर्ल्ड, इन द सी, इन द कंट्री, इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके आगे क्या होता है द का यूज़ होता है। अब ऐसी कौन सी मतलब टॉपिक्स हैं, कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जीरो आर्टिकल्स रहता है, उसको समझना। पहला है लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के आगे कोई आर्टिकल्स नहीं आता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पहले द का यूज़ नहीं होता, ठीक है। इन द स्कूल नहीं होगा, इन द कॉलेज नहीं होगा, इन द यूनिवर्सिटी नहीं होगा, इन स्कूल, इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी, इन बेड, ठीक है, इन चर्च, इन कोर्ट, इन हॉस्पिटल, इन प्रिजन, इन मार्केट, इसके आगे द नहीं आएगा। डिसीजेस के नाम से पहले नो आर्टिकल्स, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। गेम्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता। इन द क्रिकेट, आई एम वेरी गुड इन द क्रिकेट, नहीं, आई एम गुड इन क्रिकेट। सीजन्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता। सिटीज़, कंट्रीज़, स्ट्रीट्स, विलेजेस के नाम से पहले कोई आर्टिकल्स नहीं आता। कंट्री के जैसे इंडिया इज़, जैसे मान लो कि कोई कंट्री अगर वर्ड आया है तब तो आ जाएगा वहाँ पे द, लेकिन अगर कंट्री का नाम ऐसे इंडिया है तो द नहीं आएगा, पाकिस्तान है तो द नहीं आएगा। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए हो गया तो वही कंट्रियों का संघ है, ठीक है, उसके आगे द आएगा। बात समझ में आ गई है, जैसे इन द यूएसए, इन द यूके, ठीक है, इन द यूएई, जो संघ है बहुत सारी कंट्रियों को मिला के कुछ बनाया गया है, उसके आगे द आएगा, ठीक है। कंट्री के नाम के पहले द नहीं आता। सिटीज़ के नाम से पहले इन द आगरा, इन द दिल्ली, इन द कोलकाता, द नहीं आएगा। स्ट्रीट्स के नाम से पहले द नहीं आता। विलेजेस के नाम से पहले द नहीं आता, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो ये हो गया आर्टिकल्स। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन बाय एडिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं मैंने सब ले लिए, यहाँ पे सब कवर किए हैं, तो डोंट वरी, आपकी पूरी ग्रामर का यहाँ पे प्रिपरेशन होने वाला, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ कंसेप्ट पे, ठीक है, क्वेश्चंस कराने से कोई मतलब नहीं है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में कौन सा पूछा जा रहा है वो मुझे नहीं पता, तो उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कंसेप्ट पे फोकस किया। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और ये आपके लिए
ये जस्ट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके खुद के बेनिफिशियल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में अगर कोई बेस वर्ड जोड़ दिया जाए, ठीक है, प्रीफिक्स में कोई बेस वर्ड जोड़ रहे हो और एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं, मतलब प्रीफिक्स में कोई एक जो प्रीफिक्स है, मतलब बेस वर्ड से पहले प्रीफिक्स जोड़ने पर कोई नया वर्ड फॉर्म हो। जैसे मान लो कोई वर्ड है, उसके आगे हमने कोई जोड़ दिया, ठीक है, और क्या हो रहा है, एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो वो होगा प्रीफिक्स। कोई भी शब्द उसके आगे कुछ जोड़ने से नया वर्ड अगर फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और अगर कोई शब्द है उसके पीछे कुछ जोड़ने से कोई नया वर्ड फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। प्री मीन्स पहले, ठीक है, और तो प्री मीन्स पहले मतलब वर्ड से पहले जोड़ने पर क्या होगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, और जो वर्ड के बाद जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स। बात देखते हैं, जैसे बेस वर्ड हो गया काउंट, ठीक है, काउंट क्या एक वर्ड है और आपने उसके पीछे जोड़ दिया एबल, ठीक है, पीछे जोड़ा मतलब सफिक्स, तो काउंटेबल एक वर्ड बन गया, ठीक है, तो ये क्या है, ये सफिक्स है। अब ऐसे काउंटेबल के आगे आपने जोड़ दिया अन, जैसे आपने काउंट के पीछे जोड़ा था एबल तो बन गया था काउंटेबल, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें एबल क्या है, सफिक्स है, आपने क्या किया, काउंटेबल के आगे जोड़ दिया अन और आपने बना दिया अनकाउंटेबल। अब मैं बात करूँ इसमें प्रीफिक्स क्या है, तो आप बोलोगे जो अन है वो प्रीफिक्स है। बात समझ में आ गई, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स बाय एडिंग सफिक्स। अब मेरे से वो लिए हैं जो मतलब फॉर्मेशन कैसे करते हैं नाउन्स का सफिक्स को जोड़कर। आपके जो क्वेश्चन पेपर उसमें क्या होता है, आपको वर्ड दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि इसमें सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़ो और क्या बनाओ, वर्ब फॉर्म करो, ठीक है, तो उसमें आपको वर्ड फॉर्म करो या नाउन फॉर्म करो, बेसिकली नाउन पूछा जाता है। तो मैंने नाउन का यहाँ पे दिया है कि सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़कर नाउन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो सफिक्स दिया है मैंने, जैसे MENT होता है, ANCE होता है, ENCE SION TION बाई AL URE TORTH, ये सब सफिक्स से इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको मैंने दिया है। ये क्या करते हैं, बेस वर्ड के बाद पीछे जुड़कर क्या बनाते हैं, नया वर्ड फॉर्म करते हैं, नाउन फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं वर्ब प्लस सफिक्स, जैसे इम्प्रूव है, इम्प्रूव पीछे हमने जोड़ दिया मेंट, तो इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, मेंट को जोड़ दिया जैसे सफिक्स तो हो गया इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, ठीक है, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। इंप्रूव क्या था, वर्ब था, जैसे वर्ब है मैनेज, मैनेज मीन्स होता है प्रबंध करना, मैनेज के भी जोड़ दिया मेंट तो बन गया मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। एम्प्लॉय मीन्स होता है काम करना, मेंट जोड़ दिया मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ठीक है। वैसे ही एक्साइट मीन्स होता है उत्तेजित करना, वर्ब है, पीछे जोड़ दिया सफिक्स मेंट तो हो गया एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना, एक नाउन बन गया। इंटरटेन एक वर्ब है मतलब होता है मनोरंजित करना, मेंट जोड़ दिया सफिक्स तो बन गया एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। वैसे ही सफिक्स SION जोड़ने से वर्ब है डिस्कस मतलब विचार विमर्श करना, पीछे जोड़ दिया SION मतलब डिस्कशन बन गया नाउन मतलब बहस। एडमिट मीन्स होता है भर्ती करना और पीछे जोड़ दिया SION मतलब एडमिशन मतलब प्रवेश या दाखला। परमिट मीन्स होता है आज्ञा देना, पीछे जोड़ दिया सफिक्स SION मतलब परमिशन अनुमति। कंक्लूड मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना, पीछे जोड़ दिया SION मतलब कंक्लूजन निष्कर्ष। डिवाइड मीन्स होता है विभाजित करना, पीछे जोड़ दिया SION मतलब डिवीजन विभाजन। सफिक्स मीन्स होता है, अब सफिक्स है ANCE, ठीक है, ANCE जोड़ने पर अटेंड और एंस जोड़ने पर बन जाता है अटेंडेंस, ठीक है। अटेंड मीन्स होता है शामिल करना, वर्ब है उसमें जोड़ दिया एंस तो बन गया नाउन अटेंडेंस। डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान करना, एंस जोड़ दिया तो बन गया डिस्टर्बेंस, नाउन बन गया। सफिक्स के पीछे ENCE जोड़ने पर, डिपेंड में ENCE जोड़ोगे, डिपेंड मीन्स होता है निर्भर करना, हो गया डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। सफिक्स के पीछे मतलब सफिक्स AL जोड़ना, रिमूव मीन्स होता है हटाना, पीछे जोड़ दिया AL मतलब रिमूवल निष्कासन करना, ठीक है। वैसे सफिक्स है TION मतलब डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, पीछे जोड़ दिया TION मतलब डेकोरेशन मतलब सजावट, ठीक है। सफिक्स है बाई का जोड़कर, जैसे डिस्कवर मिस होता है खोज करना, पीछे जोड़ दिया डिस्कवरी बन गया, ठीक है। और सफिक्स URE मतलब डिपार्ट मतलब होता है रवाना होना, पीछे जोड़ दिया URE मतलब डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना। 9 है सफिक्स AGE, ठीक है, तो मैरी मिस होता है शादी करना, पीछे जोड़ दिया AGE मतलब मैरिज शादी। सफिक्स T मतलब कंप्लेंट मिस होता है शिकायत करना, टी जोड़ दिया तो हो गया कंप्लेंट। 10th है सफिक्स TH मतलब TH जोड़ने पर कैसे बनता है, तो ग्रो मिस होता है बढ़ना, TH जोड़ दिया तो बन गया ग्रोथ मतलब वृद्धि, ठीक है। तो ये कुछ सफिक्स थे, आगे देखते हैं और भी होंगे। ये सफिक्स थे, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम एक आया था डांस से हमें क्या करना था, डांस भी होता है नाचना, वर्ब से बनाना था हमें एक नाउन, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजिंग था क्योंकि सिर्फ R जोड़ना था। डांस नाचना, डांसर मीन्स नाचने वाला, नाउन बन गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आते हैं वर्ड्स, आप इजी होते हैं, अगर आप इनको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा कैसे हमें करना है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउन बाय एडिंग प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स को जोड़कर, वर्ड से पहले जोड़कर हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। जैसे बात करते हैं अगेंस्ट की, अगेंस्ट क्या हमने जोड़ दिया एंटी, ठीक है, तो ये हो गया एंटी देखो एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, ठीक है, एंटी क्या प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट, और हमें किसके आगे जोड़ना है इसको, सोशल। आपने वर्ड सुना होगा एंटी सोशल मतलब होता है जो समाज के खिलाफ होता है, ठीक है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ मतलब स्वयं, जैसे आपने कोई चीज़ अपनी खुद लिखी है, ठीक है,
तो उसको हम क्या करते हैं, बायोग्राफी ऐसे खुद लिखते हैं तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद से लिखा हुआ, स्वयं से लिखा हुआ। वैसे जॉइंट, ठीक है, को मीन्स को का क्या मतलब होता है, जॉइंट। जैसे जॉइंट एजुकेशन, उसे हम बोलते हैं को एजुकेशन, जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं। काउंटर मीन्स भी होता है अगेंस्ट, ठीक है, काउंटर मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, जैसे काउंटर अटैक, ठीक है, कोई अटैक कर रहा है उसको आपने काउंटर अटैक किया, उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, अटैक किया। वैसे ही डिसमिस होता है, डिस का जो यूज़ होता है वो होता है अपोजिट ऑफ के लिए, ठीक है, जैसे एडवांटेज है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, डिसएडवांटेज, ठीक है। एक्स का मतलब होता है फॉर्मर, जैसे प्रेसिडेंट है, आपने एक्स जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक्स प्रेसिडेंट, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, पहले वाली फॉर्मर। वैसे इनका बात करें तो इनमिस होता है नॉट या अपोजिट, इन किस लिए यूज है, अपोजिट के लिए। जैसे डिसिप्लिन तो उसका क्या हो जाएगा, इनडिसिप्लिन, ठीक है। मिस मतलब होता है रॉन्ग, ठीक है, तो जैसे बिहेवियर है तो उसका अगर रॉन्ग मतलब करेंगे तो होगा मिस बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे मिनी मिस होता है स्मॉल, जैसे बस है होगी मिनी बस, ठीक है। बिटवीन मिस होता है इंटर, मतलब इंटर मिस होता है बिटवीन, ठीक है। जैसे स्कूल, जैसे हम देखते हैं इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, मतलब नेशनल नेशन के बीच में, इंटर स्कूल मतलब स्कूल्स के बीच में, इंटर स्टेट स्टेट के बीच में, तो बिटवीन, इंटर मिस क्या होता है बिटवीन, और स्कूल का उसमें जोड़ दिया तो इंटर स्कूल बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स है जिनसे वर्ड्स बनाए गए थे। अब बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक आता है, बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो वर्ब्स के फॉर्म्स को हमें लिखना पड़ता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें क्या बोला जाता है कि इसमें वर्ब का फॉर्म भरो, कौन सा आएगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, आपको वर्ब्स के फॉर्म भरने पड़ते हैं। अब जैसे बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस डिपेंड होते हैं किस पर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के, वर्ब पर। अब देखो आपको पता है टेंसेस 12 टाइप के होते हैं, ठीक है। 12 टाइप के टेंसेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक या तो हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्या पता होना चाहिए, वर्ब्स के फॉर्म पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है इज एम आर, इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इज एम आर जहाँ आपको दिख जाए आप वहाँ पे जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी जोड़ देना। जैसे लिखा है आई एम डैश रीड अ बुक, जैसे लिखा है तो आप उसके क्या होगा, खाली जगह पे आई एम रीडिंग अ बुक, आई जो इज एम आर के साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे लिखा हुआ है कि आई हैव डैश रीड अ नॉवेल, ठीक है, तो वहाँ पे आएगा आई हैव रेड, तो इसमें क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, रीड रेड रेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वैसे हैज़ बीन या हैव बीन के लिए क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये इज एम आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हैज़ हैव आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ बीन हैव बीन क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। जब भी हैज़ बीन या हैव बीन आएगा तो आप हमेशा आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब का यूज़ करोगे। वॉज वर्ब के साथ भी आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आती है तो प्लेइंग का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे हैड है, हैड के साथ क्या आएगा, प्लेड आएगा, ठीक है, प्लेइंग नहीं आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, प्लेइंग। इफ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, विद एवरी हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम्स। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करते हैं, पैसिव वॉइस की पहचान ऐसे करते हैं जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और क्या जैसे मान लो देखो सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला होता है, ठीक है, काम करने वाला कोई इंसान ही होगा। काम कौन करता है, कोई इंसान ही करता है। आप किसी ऐसी चीज़ को ऑब्जेक्ट बना रहे हो जो निर्जीव है, ठीक है, तो वो काम कैसे कर सकती है, ठीक है। तो जब कोई निर्जीव चीज़ को आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और पीछे उसमें बाई लगाओ, क्या लगाओ, बाई, ध्यान रखना बाई लगाओ तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई ईट्स अ मैंगो, ठीक है, अब मैंने लिख दिया अ मैंगो इज़ ईटन बाई मी, अ मैंगो इज़ ईटन बाई मी, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। आई ईट अ मैंगो, ये क्या है कि आम कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं कोई काम कर सकता हूँ क्योंकि निर्जीव हूँ, लेकिन मैंने मैंगो को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, मैंगो को मैंने क्या किया, आगे ला दिया, अ मैंगो इज़, तो अ मैंगो सब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन वो है क्या, ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि मैंगो कोई काम नहीं कर सकता। क्या कर सकता है, क्या मैंगो मुझे खा सकता है, ठीक है, तो मैंगो कोई काम नहीं कर सकता, निर्जीव है। तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसके बाद बाई आई सेंटेंस में, तो वो समझ लेना पैसिव वॉइस है। तो इसके लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे इज़ हो, चाहे हैज़ हो, चाहे हैड हो, चाहे कोई भी हो। अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका भी क्वेश्चन आया था, कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत सारे लोगों को गलत भी हुआ था, ठीक है, गला बैठ गया इतना बोलते बोलते। से पहले क्लास ली मैंने उसकी बिजनेस कम्युनिकेशन की रिकॉर्ड की 1 घंटे की, अब ये क्लास पता नहीं कितने टाइम की हो गई है, बट चलो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, पैसिव वॉइस के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस है ही ईट्स अ मैंगो, ठीक है, वह एक आम खाता है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या हो गया, अ मैंगो इज ईटन बाई हिम। तो यहाँ पे इसके साथ हमेशा क्या आता है, आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी। आप बोलोगे सर आपने बोला इसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, अ मैंगो इज ईटिंग बाई हिम, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पता किया, मैंगो पहले है, मैंगो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि निर्जीव है, और पीछे हिम से पहले बाई लगा है, ठीक है, तो बाई
क्या दर्शाता है कि पैसिव वॉइस है, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ईटन आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये था हमारा ग्रामर का पार्ट। ओके, अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, कॉर्पोरेट की क्या बोलते हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस लिखने हैं, अच्छे से पढ़ना है। इनकम टैक्स में तो बहुत सारा मतलब थोड़ा सा पंगा हो गया बच्चों का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दे दिए गए। तो मैं नहीं चाहता कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स आए, तो मैं उसको अच्छे से डीपली एनालाइज करके, पहले मैं बना चुका हूँ नोट्स, बट मैं उनको दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो पता क्या होता है कि मुझे हर एक एग्जाम के बाद टेंशन होती है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे से आप पढ़ के जा रहे हो, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको वो दूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो दूँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। लेकिन बाई चांस अब देखो, ये क्या मेरे बस का नहीं है कि टीचर ने कैसे पेपर बनाया, कैसे उसको मतलब दिया गया है। ठीक है, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको डिफाइन कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि जितना भी सब्जेक्ट है पूरी बुक का एक एनालाइज दे दूँ एक ही वीडियो में, जिससे कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना और पेपर कहीं से भी आए आप उसको कर सको। ठीक है, तो ग्रामर में बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो कुछ बताया गया है, बट आपको इस वीडियो में एक कंसेप्ट बताया गया कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। इतना ही ग्रामर का पार्ट आता है आपके पेपर में, लास्ट टाइम इतना आया था तो अभी भी इतना ही आएगा। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो जो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स हैं, मतलब उनका कोड अलग है, उससे लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उनके जितने भी प्रोपोजिशन वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ग्रामर का पार्ट है, तो मैं उन सबको समझा दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर टाइम मिला तो मेरी वीडियो आ जाएगी, इसके बाद आप वो देख लेना। लेकिन मेरी बात एक ध्यान रखना कि इस वीडियो के साथ साथ थ्योरी वाली वीडियो जरूर देख लेना। थ्योरी वाली मैंने डाल रखी है, पूरा थ्योरी एक वीडियो में है। ठीक है, और ग्रामर की ये 2 वीडियो कर लो, आपके लिए एफिशिएंट है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लास्ट ईयर का पेपर आप कर सकते हो प्रैक्टिस, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखो जब भी आप सेंटेंस करते हो, सेंटेंस में कोई चीज़ फिल करते हो, तो पहले उस सेंटेंस की मीनिंग ढूंढो कि मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या कहना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आप उसका क्या आंसर सही से भर सकते हो। ठीक है, ग्रामर का यही एक आइडिया होता है। तो अगर मुझे टाइम मिला, वैसे टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट का लिखना है, 1 दिन बाद कॉर्पोरेट का भी एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद उसमें बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले पढ़ना पूरी बुक, मैंने अभी बुक नहीं, मतलब बुक अभी खोली, कल ही पूरा मतलब किया है। मेरे भी सेकंड ईयर के एग्जाम्स हैं और मुझे थर्ड ईयर का भी पढ़ना पड़ रहा है, सेकंड ईयर का पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं हेल्प करने मुझे अच्छा लगता है। और एक बात और है कि जो भी इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो नीचे मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और टेंशन मत लो, मेरा हर एक नोट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी भी नोट पर, इस राइटिंग को पहचान लो, किसी भी नोट पर रट्टा फरार का ये आपको मार्क मिलता है और उसको कोई सेल करता है, तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना। मेरा कोई नोट पेड नहीं है, नोट्स कोई पेड नहीं है, मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर आपको चाहिए हो रिवीजन के लिए। ठीक है, तो जितनी भी PDFs आपको मिलेंगी सेकंड ईयर की, क्योंकि आप मुझे मैसेज मत करो, आप लोग क्या करो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप की लिंक दूंगा, आप ज्वाइन कर लो। अगर पर्सनली ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ, अगर टेलीग्राम से काम चला सकते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन हो जाओ और आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और बस ये कहूँगा कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इनको ऐसे समझिए जैसे कि आप अपनी और भी तैयारी कर रहे हो। थैंक यू।